हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो मैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स का लेक्चर सीरीज कर रहा था। तो ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की लेक्चर सीरीज है। इसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स। ओके, क्या है हमारा टॉपिक? प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स। ओके, अब सिलिकॉन्स का किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाता है ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। दो प्रकार के सिलिकॉन्स होते हैं। एक तो स्ट्रेट, अभी जैसे ये हम इंडस्ट्री में सिलिकॉन्स को प्रिपेयर करेंगे ना, घर की तो बात है नहीं। तो दे आर प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्री बेसिकली। तो इंडस्ट्री में कैसे उनको प्रिपेयर किया जाता है वही हम पढ़ने वाले हैं। इंडस्ट्रीज में कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है वही हम पढ़ने वाले हैं। और इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करते समय कुछ मेथड्स और कुछ कंपाउंड्स और कुछ रिएजेंट्स का यूज़ किया जाता है, वो सब मैं बताने वाला हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले आपको स्ट्रेट चेन और क्रॉस लिंक पॉलीमर्स का क्रॉस लिंक का मतलब समझ लेना है कि स्ट्रेट चेन और क्रॉस लिंक का क्या मतलब होता है। जैसे सपोज इस तरीके से कोई कार्बन की चेन यदि जुड़ रही है तो ये स्ट्रेट हो गया। मतलब ये कार्बन का एग्जांपल लिया मैंने, लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का एग्जांपल लिया जाएगा। कार्बन का इन जनरल बता रहा हूँ, कोई भी एटम्स एटम्स यदि इस शेप में जुड़ रहे हैं कि भाई एक स्ट्रेट स्ट्रेट चेन जा रही है, ऐसी इस तरीके से एटम्स जुड़ रहे हैं। सपोज ये जो गोले गोले बनाया हुआ ये एटम्स है सपोज। तो इस तरीके से यदि एटम्स जुड़ रहे हैं और इधर बाजू में सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है, वेयर दिस रिप्रेजेंट्स एटम्स। ओके, तो इस तरीके के जो पॉलीमर्स होते हैं जिसमें एक तरफ ये सब्स्टिट्यूएंट होता है और ये एक स्ट्रेट चेन चलती जाती है। मतलब जो हजार हजार एटम्स की जो चेन होगी, सपोज ये 1000 एटम्स की चेन होगी। तो इधर इधर 500 चले जाएंगे, इधर 500 एटम्स हो गए, इधर 500 एटम्स हो गए। तो इस तरह की जो चेन्स होती है जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में सारे एटम्स जा रहे हैं और ऐसे बाजू में दूसरे एटम्स लटके हुए हैं। इनको कहते हैं स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स। ओके, ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स हो गए। और क्रॉस लिंक पॉलीमर्स क्या होते हैं? क्रॉस लिंक पॉलीमर्स मतलब सपोज कोई पॉलीमर लिया मैंने, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिख रहा है मुझे। ये दूसरा आइटम जुड़ा, ये तीसरा आइटम जुड़ा, ये चौथा आइटम जुड़ा। ये तो स्ट्रेट लाइन वाली हो गई बात। ठीक है, अब ये जैसे स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट चेन पॉलीमर में क्या है, ये एक ही डायरेक्शन में लंबी चेन है। 1000 मॉलिक्यूल की 1000 एटम की चेन सिर्फ इसी डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में लाइन में है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यही चेन इधर भी एक्सटेंड होती है। क्रॉस लिंक में बता रहा हूँ। जैसे ये स्ट्रेट हो गया ना स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन हो गया लीनियर चेन। तो ये इधर वाली डायरेक्शन में भी 1000 मॉलिक्यूल 1000 एटम की जुड़ी हुई होगी, इधर साइड भी 1000 एटम से जुड़ी हुई होगी, ऊपर साइड भी 1000 एटम से जुड़ी हुई होगी। इस तरीके से ऊपर साइड भी 1000 एटम, यहाँ नीचे भी 1000 एटम। ये क्रॉस लिंक हो गया, ये क्रॉस लिंक का प्रकार है। इधर भी सिमिलरली ऐसा ऐसा, सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ऐसा। ये क्रॉस लिंक और स्ट्रेट स्ट्रेट में अंतर बता रहा हूँ और कुछ नहीं बेसिकली। ये जो है ये क्रॉस लिंक का प्रकार हो गया। ओके, ये यहाँ से इधर इधर भी जाते जाएगा दोस्तों। ये देखो, ये 500 1000 एटम जितने भी है इधर जुड़ते जाएंगे नीचे में। इधर भी देखो, तो ये जो चेन है ये इधर भी एक्सटेंड हो रही है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड हो रही है,
इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड हो रही है और पीछे साइड भी एक्सटेंड हो रही है, मतलब ऑल दी फोर डायरेक्शन, ऑल फोर डायरेक्शंस में ये एक्सटेंड हो रही है। ये ऑल फोर डायरेक्शंस में हो रही है। लेकिन ये वाली जो चेन है ये जो ये क्रॉस लिंक्ड हो गया, इधर वाला जो है ये क्रॉस लिंक्ड, CROSS क्रॉस लिंक्ड, ये क्रॉस लिंक पॉलीमर हो गया इधर वाला। लेकिन ये वाला जो है ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, दिस इज स्ट्रेट चेन पॉलीमर, STRAIGHT स्ट्रेट चेन पॉलीमर। तो स्ट्रेट चेन पॉलीमर की खासियत ये होती है कि ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर सिर्फ दो डायरेक्शन में रहता है, ये इधर लेफ्ट और राइट सिर्फ दो डायरेक्शन में ही इनफाइनाइटली जाता है। इनफाइनाइटली मतलब लार्ज नंबर में सिर्फ दो डायरेक्शन में जाता है, लेफ्ट और राइट में लार्ज नंबर में जाता है स्ट्रेट चेन। और ये क्रॉस लिंक पॉलीमर जो है ये चारों डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, चारों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली जाते हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली मतलब 50,000, 50,000, 500,000, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे चारों डायरेक्शन में जाते हैं। और ये 500, 10,000, 50,000 ये वाले ये नंबर्स में सिर्फ लेफ्ट और राइट में जाते हैं स्ट्रेट चेन, और वो क्रॉस लिंक चारों डायरेक्शन में जाते हैं। ये फर्क आपको समझ में आ गया। तो ये जो है काम में आने वाला है आपको, इसलिए डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट चेन एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर्स बता दिया मैंने। तो ये बहुत काम आएगा आपको, बहुत बढ़िया। अब और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि स्ट्रेट चेन और क्रॉस लिंक की मेथड ऑफ प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी अलग है, मैं बताऊँगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या किया जाता है दोस्तों, मैं बताता हूँ। जैसे आपको सपोज सिलिकॉन्स का प्रिपरेशन करना है इंडस्ट्री में, SILICONES, सिलिकॉन्स का प्रिपरेशन यदि आपको करना है वहाँ पे इंडस्ट्री में। लेबोरेटरी में तो इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर है क्योंकि ये पॉलीमर है, और लेबोरेटरी में मेरे ख्याल से कोई पॉलीमर आज तक बना है ऐसा मैंने नहीं सुना, बना भी होगा तो पता नहीं, आई डोंट नो। बट यूजुअली पॉलीमर जो है, यूजुअली पॉलीमर्स आर मेड इन इंडस्ट्री, यूजुअली लेबोरेटरी में नहीं बनाए जाते। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स ऐसा कुछ नहीं होता है। पॉलीमर्स लेबोरेटरी में बनाए भी जाते होंगे तो हाईली एडवांस सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी में बनाए जाते होंगे, पर ये यूजुअली दीज आर मेड इन इंडस्ट्रीज, यूजुअली मेड इन इंडस्ट्रीज। ओके, यूजुअली मेड इन इंडस्ट्रीज। अब देखिए सबसे पहली स्टेप क्या होती है, स्टेप नंबर 1 क्या होती है प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स में। स्टेप 1, द वेरी फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले क्या करते हैं, हम सिलिका लेते हैं। ठीक है, सिलिका मतलब हम क्या करेंगे, रेत लेंगे, रेत लेंगे, रेत में से प्यूरिफाई करके, रेत को प्यूरिफाई करके प्योर सिलिका ऑब्टेन कर लेंगे, प्योर सिलिका ऑब्टेन कर लेंगे। प्योर सिलिका, सिलिका मतलब SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ही सिलिका कहा जाता है। तो सिलिका डाइऑक्साइड मतलब रेत को प्योर सिलिका उसमें से आइसोलेट कर लेंगे, रेत में से। रेत में सिलिका मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आपको पता है, तो रेत लेंगे, रेत में से प्योर सिलिका निकाल लेंगे, यानी कि SiO2 निकाल लेंगे। पहली स्टेप बता रहा हूँ। फिर उस SiO2 को कार्बन के साथ रिड्यूस करेंगे। कार्बन के साथ रिड्यूस जैसे ही मैं करूँगा तो मेरे पास प्योर सिलिकॉन आ जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। फिर फिर ये जो प्योर सिलिकॉन जो मेरे पास आया, ये प्योर सिलिकॉन को मैं क्लोरीनेट कर दूंगा, क्लोरीनेट Cl2 के साथ रिएक्ट करवा दूंगा। जैसे इसको क्लोरीनेट किया मैंने तो मेरे पास SiCl4 आ जाएगा, मतलब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो पहली स्टेप क्या हो गई, रिडक्शन रिडक्शन ऑफ सिलिका, रिडक्शन ऑफ सिलिका बाय कार्बन। ठीक है, ये पहली स्टेप हो गई। और इसी स्टेप में उसे क्लोरीनेट भी कर देते हैं बाद में। ठीक है, तो इसका अगर मैं डिस्क्रिप्शन लिखूं तो स्टेप नंबर 1 कुछ इस तरीके से आ जाएगी आपकी। स्टेप नंबर 1 कुछ इस तरीके से आ जाएगी। स्टेप 1 कुछ इस तरीके से, रिडक्शन, REDUCTION, रिडक्शन ऑफ
प्योर सिलिका बाय कार्बन followed by chlorination of सिलिकॉन। ठीक है, तो पहली स्टेप तो ये हो गई जो मैंने पिछले स्लाइड में भी लिखी थी, फिर से एक बार लिख देता हूँ। सबसे पहले SiO2 को कार्बन से रिड्यूस करके सिलिकॉन ऑब्टेन कर लिया, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो गई, CO गैस रिलीज हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब जैसे ही ये प्योर सिलिकॉन मेरे हाथ में आया, मैंने इसे क्लोरीनेट कर दिया। क्लोरीनेट जैसे ही मैंने किया तो SiCl4 मुझे मिल गया, मतलब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड मुझे ऑब्टेन हो गया। सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड ये मुझे ऑब्टेन हो गया। ओके, अब इसे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड भी कह सकते हैं। SiCl4 जो हमें ऑब्टेन हुआ, देखो ये स्टेप नंबर 2 क्या होगी, स्टेप नंबर 2 क्या होगी वो देखिए। जैसे ही हमें ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेट्राक्लोरोसिलिकॉन, और it is also called as tetrachlorosilicon, tetrachlorosilicon। ठीक है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोसिलिकॉन, अब इसका क्या करते हैं, अल्काइलेशन, इज अल्काइलेटेड, इज अल्काइलेटेड पार्शियली। ठीक है, इज अल्काइलेटेड पार्शियली। अब ये अल्काइलेटेड का क्या मतलब है वो बता दूंगा। पार्शियली टू प्रोड्यूस अल्काइलेटेड पार्शियली टू प्रोड्यूस मोनो अल्काइल डायल्काइल एंड ट्रायल्काइल प्रोडक्ट्स। अब इसका मतलब समझ लेंगे। टेट्राक्लोरोसिलिकॉन को मैं लूंगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि पहले अल्काइलेशन का मतलब बता दे रहा हूं मैं। जैसे ये सिलिकॉन है तो ये टेट्राक्लोराइड है, मतलब 4 क्लोरीन है चारों तरफ सिलिकॉन के। तो हम क्या करने वाले हैं अल्काइलेशन, मतलब ये जो क्लोरीन्स है, ये जो क्लोरीन्स है मेरे पास, ये जो क्लोरीन्स है, इनको CH3 ग्रुप से, CH3 ग्रुप बोलिए अल्काइलेटेड मतलब, या फिर इन जनरल यदि कहना चाहते हैं आप तो अल्काइल ग्रुप बोलिए, मतलब आर ग्रुप से इन्हें रिप्लेस करना है। मतलब यहाँ पे आर आना चाहिए, यहाँ पे आर आना चाहिए, यहाँ पे आर आना चाहिए। और पार्शियली अल्काइलेशन मतलब कम से कम एटलीस्ट एक क्लोरीन जैसे का वैसा रहेगा। दो, ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लोरीन जैसे का वैसा रहा 3 आर ग्रुप आ गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 क्लोरीन जैसे के वैसे रहे 2 आर ग्रुप आ गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3 क्लोरीन जैसे के वैसे रहे एक ही आर ग्रुप आया। समझ में आई बात आपको? तो पार्शियली अल्काइलेटेड टू प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज मोनोअल्काइल, डाइअल्काइल एंड ट्राइअल्काइल प्रोडक्ट्स। अब इसका मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ कि क्या हो रहा है सिलिकॉन का प्रिपरेशन। तो सिलिकॉन के प्रिपरेशन में, सिलिकॉन्स के प्रिपरेशन की स्टेप नंबर 2 में केमिकल इक्वेशंस किस तरीके से लिखे जाएंगे वो बता रहा हूँ। केमिकल इक्वेशंस कुछ इस तरीके से होगी स्टेप 2 में कि सबसे पहले SiCl4 लिया, SiCl4 जैसे ही लिया तो उसमें मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलाऊंगा, RMgCl। ठीक है, RMgCl जैसे ही मैंने मिलाया तो मुझे RSiCl3 मिल जाएगा प्लस MgCl2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पार्शियल अल्काइलेशन है। ये एक एक सिलिकॉन यहाँ का एक सिलिकॉन हटके एक अल्काइल ग्रुप आ गया, तो ये पार्शियल हो गया, पार्शियल अल्काइलेशन हो गया। अल्काइलेशन जब भी करना होता है हमें
केमिस्ट्री में तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम आता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, RMgCl है यहाँ, तो RMgCl डाला मैंने, तो एक क्लोरीन रिप्लेस हो गया एक अल्काइल ग्रुप से, और एक क्लोरीन यहाँ का यहाँ ट्रांसफर हो गया और एक अल्काइल ग्रुप यहाँ का यहाँ ट्रांसफर हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई और ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसी तरीके से RSiCl3, इसको मुझे अगर सपोज 2 बार अल्काइलेशन करना है, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने हैं, इसमें इसमें तो एक ही अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन 2 अल्काइल ग्रुप यदि मुझे इंट्रोड्यूस करने हैं तो मैं डाई अल्काइल भी बना लूंगा। ये मोनो अल्काइल हो गया, दिस इज मोनो अल्काइल। अब डाई अल्काइल कैसे बनाएंगे वो देखिए, बस इसमें RMgCl2 नहीं है, सॉरी, RMgCl है, तो ये हो जाएगा R2SiCl2 प्लस MgCl2। ओके, मतलब यहाँ का एक अल्काइल ग्रुप यहाँ चला गया और यहाँ के 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन यहाँ चला गया, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। उसी तरीके से इन सिमिलर मैनर मोनो अल्काइल, डाई अल्काइल और ये ट्राई अल्काइल भी बन जाएगा, ट्राई अल्काइल प्रोडक्ट बना लेंगे। ये ट्राई अल्काइल पार्शियल अल्काइलेशन ही करना है, इसमें अल्काइलेटेड पार्शियली बोला गया है ना, मतलब पार्शियल अल्काइलेशन ही करना है हमें, पूरा फुल अल्काइलेशन नहीं करना है। ओके, फुल अल्काइलेशन कब करते हैं? फुल अल्काइलेशन, फुल अल्काइलेशन यदि हमने कर दिया तो SiR4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट? यदि हमने फुल अल्काइलेशन कर दिया तो SiR4 will be the final product. SiR4 will be the final product if full alkylation is done. But over here monoalkyl, trialkyl and monoalkyl, dialkyl and trialkyl are formed. ये मोनोअल्काइल हो गया, ये डायल्काइल हो गया, ये डायल्काइल हो गया और ये ट्रायल्काइल हो गया। तो हमें सिर्फ मोनो, ड्राई और ट्राई ही प्रोड्यूस करना है, टेट्रा प्रोड्यूस नहीं करना है, बिकॉज टेट्रा इज नॉट दैट यूजफुल यूजुअली बोल रहा हूँ। तो मोनो अल्काइल, डाई अल्काइल और ट्राई अल्काइल हमने फॉर्म कर दिया, ये स्टेप नंबर 2 हो गई। अब स्टेप नंबर 3 क्या हो गई? स्टेप नंबर 3 अगर यदि मैं लिखूं स्टेप 3, तो स्टेप नंबर 3 कुछ इस तरीके से होती है कि भाई आपने जो अल्काइलेटेड, पार्शियली अल्काइलेटेड जो प्रोडक्ट्स थे, मतलब RSiCl3, ये एक पार्शियली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट था, दूसरा पार्शियली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट था R2SiCl2 और तीसरा पार्शियली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट था SiCl3। ठीक है, तो इनके साथ क्या किया जाता है कि इन्हें हाइड्रोलाइज किया जाता है। हाइड्रोलाइज मतलब these are reacted with water। ये स्टेप नंबर 3 का, are reacted with water और हाइड्रोलाइज कहते हैं, और हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर होता है, और हाइड्रोलाइज्ड टू गिव corresponding सिलेनॉल्स। इनको हाइड्रोलाइज करके करस्पॉन्डिंग सिलेनॉल्स बनाए जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ये आपके यहाँ पे मोनो अल्काइलेटेड प्रोडक्ट सपोज मैंने लिया, ये मोनो अल्काइलेटेड प्रोडक्ट, तो इसमें इसकी रिएक्शन पानी से इसकी रिएक्शन करवा करके हम बेसिकली जो क्लोरीन्स है उनको OH ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्लोरीन को मैंने जैसे किया OH ग्रुप से रिप्लेस, तो इसमें क्लोरीन के जगह पे OH आ जाएगा, क्लोरीन विल बी रिप्लेस बाय OH विद द हेल्प ऑफ वाटर, और R जैसे का वैसा रहा और HCl इधर आ गया। मतलब क्लोरीन यहाँ के हाइड्रोजन से जुड़ गया और यहाँ का OH ग्रुप, इसको मैं HOH लिख दूं यदि वो पानी को, तो क्लोरीन जो है ये H के साथ जुड़ गया और यहाँ का OH जो है 3 वो इसके साथ चले गए। इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है दोस्तों, बैलेंसिंग आप कर सकते हो, आपको आती है, तो ये हो जाएगा पहला प्रोडक्ट। और दूसरा जो है उसी तरीके से इन सिमिलर मैनर यदि मैं बात करूँ, तो इन सिमिलर मैनर जो डाई अल्काइलेटेड प्रोडक्ट होगा
मतलब डाइअल्काइलेटेड मतलब कुछ इस तरीके से जो दिखेगा डाइअल्काइलेटेड। ये डाइअल्काइलेटेड प्रोडक्ट को भी पानी की सहायता से पानी की सहायता से इसका भी हमें क्लोरीन जो है उसे रिप्लेस कर देना पड़ेगा OH ग्रुप से। तो मैंने OH ग्रुप से क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया। बहुत बढ़िया। और ये बन गया, ये हो गया डायोल, सिलेन डायोल। ये सिलेन डायोल बना लिया। और इसी तरीके से ट्राई अल्काइलेटेड प्रोडक्ट जो होगा, ट्राई अल्काइलेटेड, टेट्रा अल्काइलेटेड तो लेते ही नहीं, पार्शियली अल्काइलेटेड का ही काम पड़ेगा इसमें। ओके, इसका H2O के साथ रिएक्ट करवा के हमने प्रोडक्ट बना लिया। यहाँ लिख रहा हूँ प्रोडक्ट, एक ही ओ साइड OH और 3 R ग्रुप, जैसे कि वैसे। क्लोरीन विल बी रिप्लेस्ड बाय OH पानी की मदद से। तो सीनेल सीलेन सिलेनॉल बन गया, ये सीलेन डायोल बन गया। और उधर जो बना था वो सीलेन ट्रायोल बना था। ओके, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से जो है रिएक्शंस हमें करवा लेनी है। तो फिर से एक बार स्टेप नंबर 1 से देख लीजिए क्या था। स्टेप नंबर 1 में हमने सिर्फ सिलिका को रिड्यूस किया था सिलिकॉन में, और सिलिकॉन का क्लोरीनेशन किया था। फिर सेकेंड स्टेप में हमने क्लोरीनेटेड सिलिकॉन को, मतलब टेट्रा क्लोरो सिलिकॉन को हमने RMgCl यानी कि ग्रीनार्ड रिएजेंट की मदद से क्लोरीन क्लोरीन की जगह हमने अल्काइल ग्रुप प्लेस किए थे। और फिर पार्शियली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट जितने भी है, मतलब मोनो अल्काइलेटेड, ट्राई अल्काइलेटेड और ट्राई अल्काइलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको पानी के साथ रिएक्ट करवा के हमने सिलेनॉल्स बनवा लिए। और सिलेनॉल्स बन जाने के बाद में डाइअल्काइल सिलेनॉल्स जो है वो दो दो प्रकार के सिलेनॉल्स हमने बनाए ना। एक तो ये जो है इस टाइप का जो सिलेनॉल वहां पे ऑब्टेन हुआ था, दिस वाज डाइअल्काइलेटेड सिलेनॉल। दिस वाज डाइअल्काइलेटेड सिलेनॉल। और दूसरे प्रकार का जो सिलेनॉल हमने वहां पे इंट्रोड्यूस किया था वो था ट्राई अल्काइलेटेड सिलेनॉल। नो, नॉट ट्राई अल्काइलेटेड, इट वाज मोनो अल्काइलेटेड। तो बेसिकली इन्हीं का दोनों का खेल है सारा, डाई अल्काइलेटेड सिलेनॉल और मोनो अल्काइलेटेड सिलेनॉल। मोनो अल्काइलेटेड सिलेनॉल, ये मोनो अल्काइलेटेड सिलेनॉल और ये डाई अल्काइलेटेड सिलेनॉल, इन्हीं के बेसिस पे इन्हीं के बेसिस पे हम आगे के पॉलीमर्स बनाते हैं। जैसे ये तो पॉलीमर नहीं है, ये मोनोमर यूनिट्स की तरह एक्ट करते हैं। ये दोनों मोनोमर यूनिट्स की तरह एक्ट करते हैं, मोनोमर्स। ये मोनोमर यूनिट्स की तरह एक्ट करते हैं। और खास बात यह है इनकी कि डाइअल्काइलेटेड जो होता है, डाइअल्काइलेटेड जो होता है वो स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनाता है। स्ट्रेट चेन पॉलीमर, स्ट्रेट चेन पॉलीमर। और मोनो अल्काइलेटेड जो है ये क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ओके, तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब ये कैसे कैसे बनाता है, ये स्टेप नंबर जो है हमारी 3 स्टेप्स हो चुकी है, अब ये चौथी स्टेप है, स्टेप नंबर 4। मोनो मोनो अल्काइलेटेड मोनो अल्काइलेटेड सिलेनॉल्स अंडरगो क्रॉस पॉलीमराइजेशन, whereas dialkylated silanols undergo straight chain polymerization।
इसी को केमिकल रिएक्शन की मदद से अब समझ लेना है हमें। इसी को केमिकल रिएक्शन की मदद से अब हमें समझ लेना है। सपोज इस तरीके से डायल्काइलेटेड सिलेनॉल, डायल्काइलेटेड बोलिए या डायल्काइल सिलेनॉल बोलिए, एक ही बात है। ये डायल्काइल सिलेनॉल जो है, सपोज ये डायल्काइल सिलेनॉल स्ट्रेट चेन कैसे बनाएगा वो बता रहा हूं। ये दूसरा डायल्काइल सिलेनॉल, देखिएगा अभी स्ट्रेट चेन कैसी बन रही है। ये तीसरा स्ट्रेट चेन सिलेनॉल, ये डायल्काइलेटेड सिलेनॉल, ये इस तरीके से। तो ये होता क्या है कि ये जो H2O है, ये H2O निकल जाएगा यहाँ से, उसी तरीके से ये H2O बाहर हो जाएगा, और उसी तरीके से इधर का H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा, और इधर का H2O भी ऐसा बाहर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो स्ट्रक्चर क्या आएगा, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा। ये जो ऑक्सीजन है डायरेक्टली सिलिकॉन से अटैच हो जाएगा और H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यहाँ का भी ये ऑक्सीजन डायरेक्टली सिलिकॉन से अटैच हो जाएगा और H2O मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो देखिए आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, सिलिकॉन आर आर, फिर यहाँ पे आएगा O, फिर Si, फिर ये ऊपर में आर, ये ऊपर में आर, नीचे में आर, फिर ये O, फिर ये Si, फिर ये आर, फिर ये आर, फिर ये O, फिर ये Si, फिर ये आर, फिर ये आर, फिर ये O, फिर ये Si। इस तरीके से ये जो है पूरा का पूरा 1000 बार, 1500 बार, 500 बार, जितनी बार रिपीट होना चाहेगा ये रिपीट होता चला जाएगा फिर। ओके, तो ये रिपीट हो गया। तो ये बन गया हमारा लीनियर सिलिकॉन। ये हमारा हो गया लीनियर या स्ट्रेट चेन सिलिकॉन। आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे एटम्स का स्ट्रक्चर बनाया था उसी के अनुसार इसमें एक स्ट्रेट चेन सी बन रही है, एक इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है दोस्तों, इस तरीके का नहीं बन रहा है, ये क्रॉस लिंक पॉलीमर हो गए। यहाँ पे स्ट्रेट चेन बन रही है, तो स्ट्रेट चेन बन रही है, तो ये हो गया सादा वाला सिलिकॉन, लीनियर सिलिकॉन। इसे ही कहते हैं लीनियर सिलिकॉन्स आर फॉर्म्ड। क्या कहते हैं, लीनियर सिलिकॉन्स आर फॉर्म्ड, लीनियर सिलिकॉन्स आर फॉर्म्ड, लीनियर सिलिकॉन्स आर फॉर्म्ड। अब लीनियर सिलिकॉन्स बन जाते हैं किससे, डायल्काइल सिलेनॉल से। अब मोनो अल्काइल सिलेनॉल से क्या बनता है वो देखिए। मोनो अल्काइल सिलेनॉल से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा। ये मोनो अल्काइल सिलेनॉल है, मतलब अल्काइल ग्रुप एक, और ये सिलेनॉल है क्योंकि ट्रायल है, सिलेन ट्रायल है बेसिकली। मोनो अल्काइल सिनेल ट्रायल है, और वो डाई अल्काइल सिनेल डायल था। डायल और ट्रायल लगाया नहीं लगाया चलेगा थोड़ा बहुत, ओके, उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक नहीं किया जाता है। तो यहाँ से ये SI OH, फिर से ये OH, ये OH, और ये R, फिर ये SI, फिर ये OH, फिर ये OH, फिर ये R, फिर ये OH नीचे, फिर यहाँ पे नीचे में उसी तरीके से, इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल होगा। ओके, अब देखिए ये नहीं, R नहीं आएगा, सॉरी, OH, नीचे में R, ये OH, फिर ये प्लस, ये SI, OH, 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 और ये R। ठीक है, अब ये क्रॉस लिंकिंग कैसे होगी वो देखिए। यहाँ से एक पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होएगा, यहाँ से एक पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, नहीं किसी इस तरीके से नहीं होगा, सॉरी, इस तरीके से होगा। यहाँ से एक पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ,
यहाँ से एक पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, यहाँ से एक पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, फिर यहाँ से एक पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, फिर यहाँ से एक पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, फिर यहाँ से एक पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, फिर यहाँ से भी एक पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और फिर यहाँ से भी इधर साइड वाला जो भी होगा इधर वाले से रिलीज होगा, और यहाँ का भी इधर वाले के साथ रिलीज होगा, यहाँ का भी इधर वाले के साथ रिलीज होगा, यहाँ का भी इधर वाले के साथ रिलीज होगा। तो इस तरीके से यदि मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, इसका स्ट्रक्चर यदि मैं ड्रॉ करूँ तो नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ऑब्टेन हो जाएगा आपको, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ऑब्टेन हो जाएगा। आप लिख सकते हैं ऐसा है ओ ओ ओ, ऊपर में आर, फिर यहाँ पे ऐसा है, फिर ये ओ, फिर ये ओ, फिर ये ऐसा है, फिर ये ओ, फिर ये ऐसा है, फिर ये ओ, इस तरीके से। फिर यहाँ नीचे में आर, फिर यहाँ नीचे में आर, फिर यहाँ ओ, फिर यहाँ इस तरीके से है, ये ऐसा है, फिर ये ओ, फिर यहाँ पे ऐसा है, फिर ये ओ, फिर ये आर। मतलब इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर जो है ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये देखिए क्रॉस लिंक्ड है, क्योंकि इसमें जो है क्रॉस लिंक इस तरीके का स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ है आपको, ना कि इस तरीके का। इस तरीके का स्ट्रक्चर लीनियर चेन होता है, और ये क्रॉस लिंक्ड हो गया। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है ये क्रॉस लिंक्ड होता है, जहाँ पे ये जितने भी इंटरसेक्शंस है वो एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितने भी इंटरसेक्शंस है ये एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया ये क्रॉस लिंक के लिए हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला स्ट्रेट चेन के लिए रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। अब कंट्रोल्ड पॉलीमराइजेशन से क्या होता है देखिए, कंट्रोल पॉलीमराइजेशन से क्या होता है देखिए, कंट्रोल पॉलीमराइजेशन से हम ये बना सकते हैं, ये दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसमें रिएक्शन कैसी करवाई गई है इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है, रिएक्शन कैसी करवाई गई है इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस देखिए कि ये जो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये हम कंट्रोल पॉलीमराइजेशन द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं। इसे कर सकते हैं ऑब्टेन कंट्रोल पॉलीमराइजेशन द्वारा, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर को हम कंट्रोल पॉलीमराइजेशन द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हो गया साइक्लिक या फिर रिंग कहा जाता है इन्हें, रिंग सिलिकॉन्स। ठीक है, ये कंट्रोल पॉलीमराइजेशन से ऑब्टेन किया जाता है बाय कंट्रोल्ड पॉलीमराइजेशन ऑफ डाई अल्काइल सिलिकॉन ऑब्टेन्ड बाय कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड पॉलीमराइजेशन मतलब हमने तीन ही मॉलिक्यूल्स को पॉलीमराइज कर होने दिया, तीन ही, ये देखिए ना तीन ही दिख रहे हैं ना सिलिकॉन, मतलब तीन ही मॉलिक्यूल को पॉलीमराइज होने दिया है। ऑब्टेन बाय कंट्रोल्ड पॉलीमराइजेशन, ऑब्टेन बाय कंट्रोल्ड पॉलीमराइजेशन ऑफ सिलिकॉन्स डाइअल्काइल सिलेनोल्स, डाइअल्काइल सिलेनोल्स। ये फॉलोइंग आर ऑब्टेन, ये नंबर एक, मतलब तीन ही, ओनली थ्री मॉलिक्यूल्स अलाउड टू पॉलीमराइज, अलाउड टू पॉलीमराइज, मतलब इसी को बोलते हैं कंट्रोल्ड पॉलीमराइजेशन। ओनली थ्री मॉलिक्यूल्स अलाउड किया है इसमें पॉलीमराइज होने के लिए। और जो दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे है वो कुछ इस तरीके से है, ये मतलब स्क्वायर वाला शेप आ रहा है, स्क्वायर शेप वाला हो गया ये। मतलब एग्जैक्टली इनका शेप स्क्वायर नहीं होता, लेकिन ऑन पेपर स्क्वायर समान दिखता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं स्क्वायर शेप, स्क्वायर टाइप। इनकी तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वगैरह वगैरह बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे इसमें। ओके, ये ओ, ये एस आई, फिर ये ओ, फिर ये आर, फिर ये आर, फिर ये आर, फिर ये आर, फिर ये नीचे में भी आर, यहाँ पे भी आर, और ये नीचे में और एक आर। ये बहुत बढ़िया तरीके से ये जो चीज़ है ये हो जाएगी। तो इस तरीके के जो
ये डाई अल्काइल सिनेनॉल के कंट्रोल पॉलीमराइजेशन, इसमें 4 मॉलिक्यूल्स वेर अलाउड टू पॉलीमराइज। ओके, इसमें 3 मॉलिक्यूल्स वेर अलाउड टू फॉर्म पॉलीमर, इसमें 4 मॉलिक्यूल्स वेर अलाउड। वेयर मतलब 1000 1500 मॉलिक्यूल को पॉलीमराइज होने का अलाउ करने के बजाय इसमें 3 मॉलिक्यूल को अलाउ कर दिया। किसमें? इसमें 3 मॉलिक्यूल को अलाउ कर दिया पॉलीमराइज होने के लिए, और इसमें 4 को अलाउ कर दिया। 4 मॉलिक्यूल्स वेर अलाउड। तो इसे कहते हैं कंट्रोल पॉलीमराइजेशन की, जिसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही पॉलीमर फॉर्म करने के लिए अलाउ किया जाता है। तो 4 मॉलिक्यूल्स वेर अलाउड टू फॉर्म द पॉलीमर एंड 3 मॉलिक्यूल्स वेर अलाउड टू, तो दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल पॉलीमराइजेशन। और डाइअल्काइल सिनेनॉल्स के कंट्रोल पॉलीमराइजेशन से ये दो स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होते हैं जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं। तो इसी से जो है प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन वाला हमारा पार्ट खत्म होता है। अब सिलेनॉल्स के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं और प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेनॉल्स हम पढ़ लेंगे अभी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेनॉल्स लिख लीजिए। इसमें प्रॉपर्टीज में कुछ भी कंसेप्ट बताने लायक नहीं है, इसमें कोई कंसेप्ट बताने लायक नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेनॉल्स लिख लीजिए, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेनॉल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेनॉल्स। पहली प्रॉपर्टी है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी में क्या है कि इन्हें 200 डिग्री तक के हीट किया जा सकता है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन प्रॉपर्टीज। वो इसलिए क्योंकि SiO बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग, दैट्स वाई इनको 2000 डिग्री तक के हम 200 डिग्री तक के विदाउट एनी अप्रिशिएबल चेंज इन प्रॉपर्टीज हीट किया जा सकता है, इसलिए थर्मली स्टेबल होते हैं। और ये ऑर्गेनिक पॉलीमर में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, ये इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑर्गेनिक पॉलीमर्स इनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए थर्मल स्टेबल होते हैं ये। और इनका ग्रास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, तो ये काफ़ी टेम्परेचर तक के फ्लेक्सिबल रहते हैं, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर तक के फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी में आप ये लिख सकते हैं कि 200 डिग्री तक हीट करने पे भी अप्रिशिएबल चेंज नहीं होता प्रॉपर्टीज में। फिर दे आर हाईली थर्मली तो स्टेबल है ही, और ऐसा है वो बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनमें थर्मल स्टेबिलिटी उस वजह से आती है कि ऐसा है वो बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। फिर ऑर्गेनिक पॉलीमर में जो प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है मतलब थर्मल स्टेबिलिटी की, वो इनमें पाई जाती है, ये एक इसकी खासियत हो गई। फिर ग्रास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बहुत लो है, तो उस वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर तक के फ्लेक्सिबल रहते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक पॉलीमर इतने वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर तक के फ्लेक्सिबल नहीं रहते, ये जैसे मान लीजिए 300 डिग्री से लेके तो 1000 डिग्री तक के फ्लेक्सिबल रहेगा, और दूसरे पॉलीमर 300 से लेके 400 डिग्री तक के ही फ्लेक्सिबल रहेंगे। तो इसे अपने मनचाहे शेप्स में मोल्ड करने के लिए, मनचाहे शेप में मोल्ड करने में बहुत आसानी होती है। तो ये वाली एक अनोखी प्रॉपर्टी हो गई इसकी, थर्मल स्टेबिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी होती है केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो SiO बॉन्ड होता है ना, उसमें 51% आयोनिक कैरेक्टर होता है और 49% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। इस वजह से क्या है, ये 51% आयोनिक है और 49% कोवेलेंट है, तो इस वजह से क्या है कि ये जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग बन जाता है, क्योंकि ये बीच वाली स्टेट आ गई 50-50% ऑलमोस्ट आयनिक और कोवेलेंट हो गया। मतलब जब भी ऐसी स्थिति आती है तो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं ऐसे कंपाउंड्स। और ये नॉन रिएक्टिव इसलिए है, और ये नॉन रिएक्टिव होने के कारण जो है स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के ही प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, ये वीक एसिड वीक बेस से अनएफेक्टेड रहता है। तो ये हो गई केमिकल स्टेबिलिटी की बात। अब वाटर रिपेलेंट, इस पॉलीमर में आपने जो स्ट्रक्चर्स देखे थे अभी तक, ये वाटर रिपेलेंट क्यों है ये भी मैं बता देता हूं। दे आर वाटर रिपेलेंट। वाटर रिपेलेंट, ये वाटर रिपेलेंट इसलिए है क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर्स है उसमें आउटर साइड में अल्काइल ग्रुप आया है, और अल्काइल ग्रुप जो है हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए दे आर वाटर रिपेलेंट टू। और ये वाटर रिपेलेंट होने के कारण इनके बहुत सारे
बहुत सारे चीज़ों में काम आता है, जैसे नॉन स्टिक बनाने में काम आता है, तो ये नॉन स्टिक की तरह भी एक्ट कर सकता है, क्योंकि पानी पानी से हाइड्रोफोबिक पार्ट आउटर साइड में है इसके, तो आउटर साइड में अल्कल ग्रुप होने की वजह से पानी को दूर भगाने की कोशिश करते हैं, तो नॉन स्टिक की तरह एक्ट करता है। ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी है इसमें, चौथी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी। ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी क्यों है? तो ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये जो है इनके वही वही कारण है फिर से कि ऐसा ओ बॉन्ड काफी स्ट्रांग है और ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये और ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा ओ बॉन्ड अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि उसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है ऐसा ओ बॉन्ड में। अब ये और अल्काइल ग्रुप को तोड़ तोड़ के ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करना नहीं चाहते, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी इन ऑक्सीडेशन से स्टेबिलिटी ऑब्टेन नहीं करना चाहते, मतलब ये ऑक्सीडेशन के प्रति स्टेबल है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी कहा जाता है इसी कॉन्सेप्ट को। तो 350 डिग्री सेल्सियस तक के इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता नॉर्मल कंडीशंस में, और 350 डिग्री के बाद इनका ऑक्सीडेशन होके क्रॉस लिंक प्रोडक्ट बन जाते हैं, कुछ क्रॉस लिंक प्रोडक्ट बन जाते हैं जिसकी डिटेल में हमको नहीं घुसना है। तो 350 डिग्री के ऊपर अगर इनको हिट करते हो तो क्रॉस लिंक प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो ऑक्सीडेशन से स्टेबिलिटी होती है इनमें 350 डिग्री तक। तो पहली प्रॉपर्टी थी थर्मल स्टेबिलिटी जो कि थी 200 डिग्री तक। केमिकल स्टेबिलिटी थी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट नहीं कर सकते, ओनली ये सॉरी स्ट्रॉन्ग ही रिएक्ट कर सकते, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड वीक बेस रिएक्ट नहीं कर सकते। वाटर रिपेलेंट इसलिए हो गया क्योंकि अल्काइल ग्रुप बाहर है। और ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी इसलिए हो गई क्योंकि SiO बॉन्ड और सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड भी इनफैक्ट जो काफी स्ट्रांग है, तो ये काफी हाई टेम्परेचर तक के ऑक्सीडेशन नहीं करते 350 डिग्री पे, हालांकि इनका ऑक्सीडेशन होके क्रॉस लिंक प्रोडक्ट्स जो है बन जाते हैं। ओके, तो ये जो हो गई इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब इनके प्रॉपर्टीज भी हो गई। अब सिलिकॉन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन और प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन डिस्कस की। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके आऊँगा और आपको सिलिकॉन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सिलिकॉन के प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँगा। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शब बखैर। थैंक यू।